गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरि हर। उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे। थोड़ी देर में बाकी लोग भी सत्र को ज्वाइन कर लेंगे। तब तक आज हमारे साथ मितेश भाई हैं और हर्षिता भी हैं। तब तक आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं और हम व्हाट्सएप पे आए जो आज का मैसेज है उसको पढ़ेंगे। मितेश भाई, आप शाम वाले सेशन में काफ़ी दिन से दिखाई नहीं पड़े मुझे। हाँ हाँ, सही बात है। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, हम्म। तो कल मॉर्निंग में ही वापस वडोदरा में आया। अच्छा। तो अभी मेरा आज टारगेट है कि जितना पुराना सेशन जो हुआ है उसको खत्म करने का है, और आज ज्वाइन करूंगा। और आज मैं शिविर के लिए जा रहा हूँ। हम्म। सुरेश पटेल सर का शिविर है, कल से स्टार्ट होने वाला है, जी कल जी रात जी। से। क्या बात है। तो आज रात को ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। हम्म। बहुत बढ़िया मितेश भाई, बिल्कुल जम करके लगे हैं अध्ययन में, है ना। नहीं, मेरा मैं आपको बताऊं, मेरा एक साल, जैसे मैंने 3 साल डिप्लोमा किया, तीन हम्म। साल डिग्री किया, 2 साल एमई किया, तो मेरे को ये साल नया ईयर से एक साल मेरे को जीवन विद्या करने का है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। डेडिकेटेडली। हाँ, ऐसे ही मन बनाकर हम कहीं पहुंच पाते हैं। मन नहीं बनाते तो पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। ये बहुत आपने ठीक निर्णय लिया है, बहुत बढ़िया, स्वागत है। पारस भाई जुड़ गए हैं। हर्षिता, क्या हाल चाल है। हर्षिता जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं, मम्मी जुड़े हैं। मम्मी। मम्मी जुड़ी हैं, अरे वाह मम्मी। सही है। हम लोग जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक के पठन को आज से रिज्यूम करेंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं सत्र को शुरू करती हूँ। जो डॉक्टर पद्मनाहर जी सुबह में मैसेज शेयर करते हैं उसको आपके लिए पढ़ती हूँ और फिर हम लोग पठन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। स्रोत की ओर ध्यानाकर्षण, ये बड़े मुद्दे की बात है। स्रोत मतलब किसी भी चीज, कोई चीज कहाँ से निकली है ना, कहाँ से इसका उद्गम है, इसको कहा जाता है स्रोत। स्रोत की ओर ध्यानाकर्षण मतलब किसी व्यक्ति के जहन में ये बात पहुंचे, है ना, कि स्रोत कहाँ पर है। तो बाबा जी कह रहे हैं जीवन विद्या योजना, जीवन विद्या योजना है ना, जो हम लोगों के साथ इस प्रस्ताव को रखते हैं उसका नाम है जीवन विद्या योजना। बाबा जी ने 3 योजनाएं दी। एक है शिक्षा संस्कार योजना, दूसरी है जीवन विद्या योजना और तीसरी है 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो तीनों योजनाएं क्या है। शिक्षा संस्कार मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो काम होना है उसका नाम है शिक्षा संस्कार योजना। दूसरे जो अभिभावक हैं, है ना, या जो बड़े लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनके साथ जीवन विद्या योजना मतलब पूरा जो दर्शन है उसका प्रस्ताव रखना, जैसे हम ऑनलाइन परिचय शिविर की विधि से रखते हैं, है ना, या अन्य विधियों से रखते हैं, कोई बातचीत करते हैं। जीवन विद्या योजना इस अनुसंधान की सूचना को, समझदारी को नहीं, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। लोगों को ये पता चले कि भाई ऐसी कोई चीज है ना, न्याय धर्म सत्य का अध्ययन हो सकता है, इस बात को कह रहे हैं। इस सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। उससे लोगों में उत्साह होता है। उत्साहित लोगों को अध्ययन में लगाना चाहिए, है ना। ऐसे लोग जिनको उत्साह बना है, जिनको समझने के क्रम में एक इच्छा बनी है, ऐसे उत्साह की एक परिभाषा सुनिए, बड़ी सुंदर। उत्थान के लिए साहस बराबर उत्साह। फिर से सुनिए, उत्थान के लिए साहस। जहां आप हैं, 4.5 क्रिया में जहां आप हैं उससे आगे बढ़ने के लिए जो साहस है ना, जो आपको करना है। साहस मतलब सहनशीलता, सहनशीलता मतलब धैर्य पूर्वक, है ना, पेशेंटली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस कंटेंट को सुनना, सुन के समझना। जैसे मितेश भैया ने बताया कि 1 साल मैंने पूरा समय दे दिया और सुबह से लग जाता हूँ इस काम को समझने के लिए, है ना। तो इस विधि से एक बड़े धैर्य पूर्वक अपने साथ काम करना, ठीक। तो इसको कह रहे हैं उत्साह। उत्थान के लिए साहस बराबर उत्साह। उत्साहित लोगों को अध्ययन में लगाना चाहिए। व्यक्तिवाद के आधार पर ही आप लोगों को अध्ययन में नहीं लगाओगे। ये बहुत सभी प्रबोधकों के लिए, उद्बोधकों के लिए ये बाबा जी का गाइडेंस है। व्यक्तिवाद के आधार पर आप प्रबोधकों को सॉरी, आप लोगों को अध्ययन में नहीं लगाओगे। व्यक्तिवाद क्या है कि जैसे मेरा ये स्वत्व है ना, जैसे मैं इस बात को कह रहा हूं,
आपके पास अभी सिर्फ सूचना है, समझदारी हुई नहीं, जीने में उतरा नहीं, और आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने कहना शुरू कर दिया एज इफ इट इज योर कंटेंट। तो कह रहे हैं वहां गड़बड़ हो जाएगी, इसको व्यक्तिवाद कहा है। व्यक्तिवाद के आधार पर ही आप लोगों को अध्ययन में नहीं लगाओगे। जीव चेतना से व्यक्तिवाद आया है ना। ये जो एक हमारे अंदर कामना रहती ना कि लोग मतलब मेरा यश मेरी कीर्ति फैल जाए, यश कीर्ति इस इन सब चीजों को भी बाबा जी ने डिफाइन किया है कि क्या है वो सही रूप में। ठीक है, तो कह रहे हैं जीव चेतना से व्यक्तिवाद आया है ना। कहीं ना कहीं एक लाभ की मानसिकता उसमें मूल में बनी रहती है, जिसके कारण से ये गड़बड़ हो जाती है। प्रश्न कर रहे हैं उनके साथ बैठकर, यह व्यक्तिवाद कैसे हुआ? जैसे कोई व्यक्ति को कोई बात समझ में आई, समझ मतलब सूचना के रूप में आ गई, भले जीने के रूप में नहीं है लेकिन तार्किक रूप से वो बात स्पष्ट हो गई। तो कह रहे हैं क्यों ना वो व्यक्ति जा करके दूसरों को बताए जाके, है ना, क्यों ना अपनी बात को रखे। तो कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं बाबा जी, जीवन विद्या को आप अपने अधिकार से प्रबोधित किए। अब देखिए, अधिकार शब्द का भी एक मतलब है ना। अधिकार मतलब वो मेरा कर्तव्य क्षेत्र है, वहां पर मैं काम कर सकता हूँ, वहां की चीजों की बारीकियों को मैं समझ सकता हूँ। जीवन विद्या को आप अपने अधिकार से प्रबोधित किए, इसकी स्रोत की ओर ध्यान नहीं दिलाया, है ना। इसका जो स्रोत है, क्योंकि 10 क्रिया संपन्नता, जो क्रिया पूर्णता है, आचरण पूर्णता है, वो बाबा जी ने अपने कहा, बाबा जी ने कहा कि मैं 10 क्रिया संपन्न हूँ, मैं आचरण पूर्ण हूँ, क्रिया पूर्ण हूँ। अभी हम में से तो किसी ने डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन हम जाके ये बातें करने लगे। ठीक, तो कह रहे हैं आपने उसके स्रोत की ओर ध्यान नहीं दिलाया, मतलब आप इसके आचार्य हुए। आचार्य मतलब कहीं ना कहीं फिर आपकी ये घोषणा है कि मैं 10 क्रिया संपन्न हूं। तो कह रहे हैं यदि अब चूंकि ये सत्य नहीं है, तो पूछ रहे हैं बाबा जी, यह व्यक्तिवाद हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ऐसा प्रश्न। उत्तर दे रहे हैं, स्रोत की ओर ध्यानाकर्षण, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर ये अधिकार संपन्नता नहीं कि हम इन बातों को ठोक बजा करके एकदम सटीक कह पाए, है ना। हम में से अधिकाधिक जो वरिष्ठ प्रबोधक हैं, आप उनकी भी प्रस्तुतियों को सुनिए। मैं तो पहली बार ही प्रबोधन कर रही हूँ, उद्बोधन कर रही हूँ बल्कि, है ना। तो आप पाएंगे कि बड़ी सहजता से, सरलता से, बड़े हम्बली वो कंटेंट को रखते हैं, जितना उनको समझ में आया, है ना। अन्यथा अन्यथा नहीं बोलते। तो स्रोत की ओर ध्यानाकर्षण, और स्रोत जो है वो भाषा रूप में है ना। तो स्रोत अभी बाबा जी नहीं है, स्रोत भाषा के रूप में है ही अपने पास मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, है ना। तो मिक्सिंग नहीं करने लग जाना है, इस बात पर ध्यान देना है। मानव केंद्रित मतलब मानव समझदार हो सकता है, और मानव के समझ को प्रमाणित करने की विधि है ना। कह रहे मानव केंद्रित का क्या मतलब है, ये जो नाम पूरा दिया, मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन मतलब मध्यस्थ का अर्थ है कोई भी चीज के, कोई भी चीज का जो नियंत्रण है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी समझ। जैसे मानव जो है वो न्याय में नियंत्रित होता है, इस न्याय को कहा मध्यस्थ है ना। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें आत्मा को मध्यस्थ कहा। इसको कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, है ना। सह अस्तित्ववाद क्यों कहा? क्योंकि इकाई और व्यापक का सह अस्तित्व है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान, है ना। अब यहाँ पर मानव केंद्रित को परिभाषित कर रहे हैं। मानव केंद्रित का मतलब है मानव समझदार हो सकता है, और मानव के समझदार होने की विधि है। तो क्या विधि है? अध्ययन ही विधि है। और मानव के समझ को प्रमाणित करने की विधि है। तो मानव के समझ को प्रमाणित करने की विधि क्या है? 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। ये दो बातें बाबा जी ने कही हैं। रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन का मतलब है कोई मानव समझदार नहीं होगा, है ना। ऐसा हम देखते ही हैं, बहुत सारे धर्मों में कह दिया कि वो आखिरी पैगंबर हैं, या आखिरी, अब उनको ही ज्ञान हुआ, ज्ञान संपन्नता हुई, इसके आगे अब किसी को नहीं होगी। और बाकी सब लोग उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने लिख दिया है अपने कमांडमेंट्स, उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कोई मानव समझदार नहीं होगा, और मतलब कोई आएंगे उनके जो गॉड वगैरह हैं, वो आखिरी दिन आके हिसाब भी करेंगे, सो अलग। ठीक है, कोई मानव समझदार नहीं होगा।
अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन, मतलब सकल अपराध हर व्यक्ति कर सकता है। ये एक लाइन में बाबा जी ने बोल दिया, इसको समझने में समय लगेगा, है ना। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। अस्थिरता अनिश्चितता, यदि आपको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल याद हो, है ना, कि वो एक अंश को उसके परिवेश से बाहर निकाल के स्टडी किया और कहा ये इसका जो आचरण है वो अनिश्चित है। आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इस चीज को आप गूगल में डालिएगा और विकिपीडिया पे एक बहुत बढ़िया आलेख है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और उससे कैसे हमारी पूरी शिक्षा की परिकल्पना है ना। ये कोई हम लोग कोई अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, बाकायदा विकिपीडिया पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आज की शिक्षा जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर कैसे है। बल्कि आज मैं ही इसको सर्च करके आप लोगों के लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो बाबा जी कह रहे हैं भाई ये जो अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन है ना, जहां वस्तुओं के ऊपर ही सारा फोकस है, इससे क्या निकल के आया, तो अंत में इतना निकल के आया कि सकल सकल मतलब संपूर्ण अपराध जो है हर व्यक्ति कर सकता है ना। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सोचिए। ये अच्छा, इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा वीडियो है, इट इज कॉल्ड, हमारे जो वो सत्र थे ना ऑनलाइन परिचय शिविर, उसके तीसरे चौथे दिन एक दीपलता दीदी है, उन्होंने बीच में प्रश्न उठाया कि भाई बिल गेट्स का आप वहां से हटा दीजिए, बिल गेट्स की फोटो हटा दीजिए, यदि आप में से कोई जने हो। एक किताब लिखी गई है, उस समय तो बहुत मैंने कहा चलो ठीक है, एक किताब लिखी गई है, इट इज कॉल्ड, एक किताब नहीं, अब ये बिल गेट्स का नाम बाकायदा इट हैज बिकम अ नेम, है ना। जैसे किताब लिखी गई है द बिल गेट्स प्रॉब्लम, आप इसको भी यूट्यूब पे जरा सर्च करिएगा। और वो बात करते हैं बिल गेट्स किस तरीके से, है ना, वो कैसे पैसे का मैनेजमेंट हो रहा है। बल्कि ये भी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं वीडियो कौन सा वीडियो है। और क्या होता है जब हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में ढेर सारा पैसा जाने की संभावना को रखते हैं हमारे सिस्टम में, है ना। क्योंकि फिर वो एक व्यक्ति जो है बहुत सारा पैसा कमा सकता है। किस विधि से कमाया ये हमने नहीं पूछा, उसने जमीनें खरीद ली, जमीनों के बाद उसमें कितना दोहन कर सकता है ये हम नहीं पूछ रहे हैं, है ना। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का इलाज जो है ना वो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही मिलता है, अन्यथा में नहीं मिलता, है ना। तो इनकी जो कंपैरेटिव स्टडीज हैं वो भी करेंगे और किताबों के अध्ययन तो हम करेंगे ही। ठीक, तो आज मैं आपको 2 ये कंटेंट खास शेयर करूंगी, मैं इसको थोड़ा लिख लेती हूँ ताकि भूल ना जाऊं। इट इज कॉल्ड द बिल गेट्स प्रॉब्लम, और ये पूरी एक किताब लिखी गई है बिल गेट्स के मतलब मुझे लगता है एक कोई टीम बिठाई गई और उसके बाद पूरा उसका उन्होंने बड़ी, और उसमें ऐसा भी बोलते हैं वीडियो में कि बड़ी निडरता पूर्वक ये बात को कोई जो भी टीम है वो बाहर लेकर के आई है ना। वो यूएस वगैरह में हो भी गया, दूसरी जगहों पे तो हो भी ना पाए। ठीक है, चलिए, सभी लोग, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पुराने भी हैं, उनसे भी ये बात कहनी है। मेरा ये सभी से एक आग्रह है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जन संवाद जो ग्रुप है इसमें बराबर भागीदारी करें, बातचीत करते जाएं। जब हमारे कोई वरिष्ठ प्रबोधक या किसी बिंदु पर वो अपना प्रस्ताव रखने आते हैं, तब डेफिनेटली आप पहले उनको सुन लें, बाद में प्रश्न उत्तर करें। लेकिन अन्यथा की स्थिति में हम सभी एक चर्चा के रूप में इस पूरी चीज को आगे बढ़ाएंगे। जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो यथासंभव अपने आप को अनम्यूट करके, आपका वीडियो ऑन करके आप अपनी बात को रखें। एक और बात, इन पूरे सत्रों में जो अभी सत्र की जो स्थिति है, कोई भी बात को पूछने में ना संकोच मत करिए। अधिकतम संभावना यही है कि उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, उसका उत्तर होने से आपको कुछ क्लैरिटी बनेगी या आपको कोई दिशा दे दी जाएगी, है ना। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो किसी वरिष्ठ प्रबोधक से वो बात को रखेंगे और उनको बुला करके उसका उत्तर ले लेंगे। अन्यथा अधिकतम चीजों के उत्तर तो आपको जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो उसमें संकोच नहीं करिएगा कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वेदर इट इज रिलेटेबल और नॉट, है ना। क्योंकि अगर ये मंच नहीं है जहां पर हम चर्चा कर पाए तो फिर कौन सा मंच है जहां पर हम चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, यूट्यूब के लेक्चर जो होते हैं वो वन वे ही होते हैं, आपको सुनना पड़ेगा, आप उसमें कुछ पूछ नहीं सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन कर रहे हैं। चूंकि ये हमारे अध्ययन वो परिचय शिविर के भी लोग इसमें जुड़े हैं, मैं यथासंभव इसको
स्लो करने की कोशिश करूंगी, जितना धीरे धीरे मैं बता पाऊं ऐसा प्रयास मैं करूंगी। फिर भी जो नए जुड़े हुए लोग हैं उनको लगता ही है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी कुछ बता रहे हैं, है ना। और ये हमको भी लगा ही है काफी समय तक, क्योंकि हमें ये भाषा सुनने की आदत नहीं होती है। तो लेकिन ये होगा, आपको हर एक क्लास में आपको एक या दो कोई अच्छी बात पकड़ में आएगी। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको अधिकतम बातें पकड़ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए अध्ययन को शुरू किया जाए, पठन को शुरू किया जाए, है ना। पठन जो है वो अध्ययन का पहला भाग है। तो पठन जो है वो क्या है? श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, है ना। श्रवण करना, सुनना, पहले तो इस कंटेंट को अपने भीतर आने देना, है ना। फिर मनन करना, मतलब जो न्याय धर्म सत्य की जो वस्तु है वो आपके अंदर धीरे धीरे जहां जहां जिसको फिट होना चाहिए था वो फिट होने लगी, है ना। फिर जब ये फिट हो गया तो चिंतन, कल मैंने, जो लोग मेरी क्लास में शाम में थे तो मैंने बताया था, चिंतन की जो सामग्री है वो क्या है? न्याय धर्म सत्य की जो रिक्तता है, जो खाली स्थान है, वहां जब चीजें फिट हो जाती हैं वो चिंतन में जाता है। ऐसे चिंतन के फल स्वरूप, आगे मैंने कहा था कारण क्रियाओं की बात हम नहीं करेंगे, तो इसके फलस्वरूप जो घटना होती है, सिर्फ नाम के लिए सुनिए, साक्षात्कार बोध कहा गया है इसको, है ना। और इसके फलस्वरूप जीने में निष्ठा आ जाती है, ये बात समझ में आ जाती है। ये बात, या हो सकता है आपको इस बात में कोई गलती समझ में आ जाए तो वो भी पकड़ में आ जाएगी आपको इस कंटेंट को सुनने के फलस्वरूप। ठीक है, तो ऐसा जीने में निष्ठा हो जाती है कि यह सही है अथवा यह गलत है, ऐसा नहीं जिएंगे अथवा ऐसा जिएंगे। जिस भी जगह आप पहुंचते हैं वो एक निग्रह बिंदु, वो एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन बनता है। इसको बाबा जी ने कहा बोध, है ना। और ऐसा फिर सही जीने में आपकी एक निष्ठा, ऐसा सही जीने के लिए एक दृढ़ता आपके भीतर बन जाती है। और फिर स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली आपको अनुभव की क्रिया होती ही है, नेचुरली ना। ये जैसे ही साक्षात्कार हुआ, बोध और अनुभव ऑटोमेटिक घटता है। ये कैसी बात है? तो ये ऐसी बात है जैसे कोई व्यक्ति किसी स्कूल में जाके, है ना, जो वो करते हैं ना, एग्रीकल्चर में बीएससी वगैरह करते हैं, तो ये वैसी बात है कि आप किसी स्कूल में गए और वहां जाकर आप एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हो। तो एग्रीकल्चर मान लो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई सारी चीजें, एक एक चीज तर्क पूर्वक सब कुछ स्पष्ट हो गया, ऐसा 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 होना है, ये करना है। लेकिन आप कभी खेत में नहीं उतरे, है ना। आपने वहां जाके किसी बीज को नहीं लगाया, किसी फसल को आगे बढ़ते नहीं देखा, तो फिर क्या होगा? फिर वो आपको एक अनुभव नहीं हो पाएगा, आपका ये अपना स्वत्व नहीं बन पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो बात है ये ऐसी ही कुछ बात है कि हम लोग एग्रीकल्चर को एक क्लास में बैठ के सीख रहे हैं। अभी हम उस हिस्से को भरेंगे जहां हमारा तर्क पूरा हो जाएगा। तर्क पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक लगता है, आपको पता चलता है ना कि भाई बीज बोना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। ये प्रक्रिया प्रणाली आपको समझ में आने लगेगी, जिसके फलस्वरूप जीना बनने लगेगा, है ना। और ऐसा जब आप इस चीज को करके देखेंगे, इसको बाबा जी ने कहा है अभ्यास दर्शन, इसको अभ्यास, अभ्यास दर्शन में लिखा है, इसको कहा है अभ्यास। तो जीने में अभ्यास के फलस्वरूप अपने आप, है ना, ये अनुभूतियां आपको होने लगेंगे, अरे ये तो सही बात है, तो सही बात है, तो सही बात है। ये सारी जो सत्यताएं हमने देखी हैं, ये हमको पता चल जाएंगी, ये हमारी अनुभूतियों में आ जाएगा। तो ये इतनी छोटी सी बात है, और बस इसमें मन लगाने की बात है। इससे ज्यादा तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि ये कोई बहुत कठिन बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता, है ना। चलिए, तो मैंने 50 पन्ने करीब पढ़ लिए हैं, और मैं ये निवेदन करूंगी सभी से, या तो आप इसके जो हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं उसको देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वापस तो शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ये बातें बड़ी सरल सी हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका कुछ बहुत छूट भी गया है। तो आप यहाँ से भी सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी स्तर से इसको लेकर के चलूंगी। ठीक, तो देखिए बाबा जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं, ऐसा तो गवाही हो चुकी है ना। बाबा जी की भाषा बड़ी जबरदस्त है ना। चूंकि साउथ से थे तो उनका का की आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लगेगा कि अरे ये कैसा, ऐसा तो गवाही हो चुका है या चुकी है, क्या क्या कहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपको ये अभ्यास पड़ जाएगा और आपका ध्यान इन जगहों से हटके वस्तु के जगह पर भी जाने लगेगा। तो संसार में मतलब क्या? व्यक्तियों से ही पूछा, है ना, अभी पेड़ पौधे से नहीं पूछा। संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं, जहां है वहां तृप्त तो नहीं है। ठीक,
तृप्त नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ परिवर्तन है ना, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा तो गवाही हो चुकी है। हम हर एक व्यक्ति से यदि पूछेंगे भैया न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना चाहते हो कि नहीं, उसको भले कोई आइडिया ना हो, बोलेगा वो हाँ ही, है ना। वो चाहेगा कि हाँ जी मूल्यों का आस्वादन करना है, संबंधों में ठीक से रहना है, तो कहेगा हाँ, है ना। क्या परिवर्तन चाहिए, यह पकड़ में नहीं आता रहा, है ना। परिवर्तन क्या चाहिए, ये बात वस्तु के रूप में, भाषा के रूप में पकड़ में नहीं आती रही, उसके लिए यह प्रस्ताव है ना। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये प्रस्ताव है। आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपकी हर एक व्यक्ति की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों को यहाँ पर बाबा जी एक्नॉलेज कर रहे हैं ना। वो समझते हैं कि भाई आप कल्पनाशील हैं इसलिए समझेंगे, कर्म स्वतंत्र है, यदि समझ जाएंगे तो करेंगे ही, और यदि नहीं समझे तो नहीं ही करेंगे, है ना। फिर कहा शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। तो किस विधि से ऐसा होगा? तो शिक्षा संस्कार विधि से होगा। अब शिक्षा संस्कार क्या है इसको देखिए। शिक्षा मतलब हमने आपको ये बातें बता दी, हमारे चित्रण में, हमारे चिंतन में जो वस्तु के रूप में बात है, उसको हमने भाषा रूप में आपको दिया, है ना, अर्थ रूप में आपको देने का प्रयास किया। आपने क्या किया? आपने भी अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित किया, अनुमान लगाने का प्रयास किया, कुछ कुछ तरह से चीजों को कनेक्ट किया। कभी वो सही कनेक्ट होंगे शुरुआत में, हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद वो बाकी सारे दिशा कोण आयाम से आपको पकड़ में आएंगे। इस विधि से कनेक्शन बन जाते हैं। इसके बाद संस्कार किस बात को बाबा जी कहते हैं? जो लोग नए हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिखते जाइएगा। प्रवृत्तियों में परिमार्जन, इसका नाम संस्कार है। प्रवृत्ति मतलब जैसा अभी हम जी रहे हैं ऐसा नहीं, इसमें से जो शिफ्ट होने हैं उन शिफ्ट को करने के लिए तत्परता और कर लिया, इसको कहा संस्कारित हो गया, है ना। संस्कार का मतलब हो गया है, यदि इधर देखिए बड़ा सुंदर शब्द है संस्कार, है ना। संस्कृति या इसको जब संधि विच्छेद करते हैं, समहकृत, समहकृत मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रूप से किया गया या संपूर्ण हो गया, समहकृत संस्कृत हो गया, है ना। मतलब पूर्ण हो गया। तो पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही पूर्णता है यहाँ पर। संस्कार हो गया मतलब प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो गया, ऐसा व्यक्ति जीने लग गया, उसके कृत मतलब उसके करने में यह बात आ गई, इसको कहा संस्कार। संस्कार की ये खूबी है कि अगर आप एक बार उस जगह पहुंच गए तो वहां से पीछे नहीं लौटते हैं, है ना। जैसे कोई बात आपको समझ में आ गई, समझ से आप पीछे नहीं लौटते हैं। तो इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं बाबा जी, गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिमार्जन। ठीक है, इसको कह रहे हैं संस्कार। गुणात्मक, क्वालिटेटिव चेंज हो गया, दूध से दही बन गया, है ना। अब दही से दूध वापस नहीं मिलेगा आपको, ऐसी बात है। ठीक, तो शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। इन बातों को, ये बातें कैसे समझ में आएंगी? तो शिक्षा संस्कार से ही आएंगी। शिक्षा एक तो जैसे हम आपको वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, संस्कार जब हमारी प्रवृत्तियों में परिमार्जन होता है, लोग हमको ऐसा जीता हुआ देखते हैं तो अपने आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो इस प्रेरणा स्वरूप भी इन बातों का लोक व्यापीकरण होता ही है। ठीक, शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बड़ा सटल वे में बात है कि शिक्षा जो है अभी वो मानवीय शिक्षा नहीं है, है ना। मानव मानव के साथ कैसे जिए, मानव प्रकृति के साथ कैसे जिए कि सह अस्तित्व को प्रमाणित कर दे, कि इस धरती को स्वर्ग बना दे, है ना, एक वसुधैव कुटुंबकम को प्रमाणित कर दे, ऐसी शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बता रहे हैं। तो शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। प्रावधानित मतलब ये हमारे जो सिस्टम है ना, सिस्टम से, सिस्टम के थ्रू इस बात को जाना चाहिए ना, सभी स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय पूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। कल शाम के सत्र में मैंने आपको बताया था, समझदारी अर्थात न्याय धर्म सत्य की सटीक समझ, है ना। न्याय धर्म सत्य क्या है? न्याय बराबर मानव मानव के साथ, धर्म बराबर मानव और प्रकृति के साथ, और सह अस्तित्व मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। व्यवस्था मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसमें हर एक व्यक्ति को न्याय सुलभ है ना। प्रकृति संरक्षित है, प्रकृति का सदुपयोग है, उसकी सुरक्षा है ना।
इसको यहाँ पर कह रहे हैं। हर व्यक्ति को न्यायपूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। देने लायक वस्तु क्या? मानव इस धरती पर आया उससे पहले सब कुछ तो तैयार है। अब देने के लिए वस्तु क्या है? तो ये वाला कंटेंट जो खाली पड़ा है इसको भर दिया जाए। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। तो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि अभी छूटी हुई बात क्या है? तो शिक्षा में विज्ञान जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सारा विज्ञान क्या है? जड़ संसार का अध्ययन कर रहा है ना। जैसे मेडिकल साइंस में भी गए तो अध्ययन किसका कर रहे हैं? जड़ का। कैसे? मुर्दे का अध्ययन किया। मुर्दे का अध्ययन कर करके और एक जिंदा आदमी को सोचते हैं ठीक करेंगे, वो बात पूरी पड़ती नहीं है ना। शरीर का अध्ययन करके स्वास्थ्य को हम पा नहीं सकते, है ना। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो शरीर और जीवन दोनों के साथ में होने वाली बात है। आजकल आप सुनते होंगे होलिस्टिक मेडिसिन, इस तरीके की बातें अब प्रचलन में आने लग गई हैं, है ना, जिसमें मानव का जो साइकोलॉजी वाला पक्ष है उसको कंसिडर करा जाने लग गया है। ठीक है, बाबा जी उससे थोड़ा और आगे की बात करें, कह रहे हैं इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। क्यों? क्योंकि मानव की आवश्यकताएं सिर्फ भौतिक नहीं है, अभौतिक आवश्यकताएं भी हैं। जैसे न्याय, धर्म, सत्य, प्रेम, विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, है ना, धीरता, वीरता, उदारता, इतने जितने भी सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों का एक स्पष्टीकरण हमको देना होगा। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं। चैतन्य क्या है? जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है ना। इस रूप में चैतन्य को कहा है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसको चैतन्य के रूप में कहा है। चैतन्य की आवश्यकताओं को न्याय, धर्म, सत्य के रूप में कहा है। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व हमको समझ में नहीं आ सकता, है ना। कह रहे हैं यदि आप सह अस्तित्व है किसका? अरे एक सेकेंड ना। हाँ, तो कह रहे हैं चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता, है ना। यदि हम स्वयं को नहीं जाने, अपनी आवश्यकताओं को सटीक नहीं पहचाने, तो ये अस्तित्व हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। हमको हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी इस अस्तित्व के साथ समझ में नहीं आएगी। हमको ये समझ में नहीं आएगा कि उपयोगिता और पूरकता हम किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे इस सह अस्तित्व के साथ। हम धरती को ठीक से रख नहीं पाएंगे, संबंधों को ठीक से रख नहीं पाएंगे, और फलस्वरूप क्या है? खालीपन हमारे अंदर बना ही रहेगा। अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता, और अस्तित्व नहीं समझोगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी, है ना। यदि व्यवस्था नहीं समझ में आएगी तो विश्वास बनेगा नहीं। पूरे अस्तित्व में ये व्यवस्थाएं स्वयं स्फूर्त प्रगटन के रूप में हैं, है ना। सभी, अब क्या क्या व्यवस्था है? तो अवस्थाओं के रूप में सभी व्यवस्थाएं हैं। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। मानव में ज्ञानावस्था के रूप में पहली व्यवस्था परिवार व्यवस्था, परिवार के बाद समाज व्यवस्था, है ना। उसके बाद कहा अखंड समाज। ये समाज कैसा है? खंड खंड नहीं है, अखंड समाज, है ना। और व्यवस्था कैसी है? सार्वभौम व्यवस्था। समस्त भूमियों पर ऐसे ही व्यवस्था है। इसी प्रकार का प्रगटन क्रम है ना। जब भी कोई ग्रहगोल नक्षत्र, जब भी कोई ग्रहगोल नक्षत्र विकसित होगा तो इसी विधि से होगा, ऐसा बताया। यही यही अनुक्रम बना रहेगा। ठीक है, अस्तित्व नहीं समझोगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी? फिर कह रहे हैं अस्तित्व को समझने वाला जीवन ही है। आप एक मुर्दे को ये सारी बातें नहीं सुना सकते। ठीक है, अस्तित्व को समझने वाला चैतन्य पक्ष ही है। इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है ना। जो चैतन्य पक्ष है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं ना, जो आवश्यकताएं हैं उनका अध्ययन, अध्ययन के फलस्वरूप वो हमें कैसे प्राप्त हो जाए, इसका भी अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष अर्थात समझदारी। समझदारी मतलब न्याय, धर्म, सत्य जो है कल्मिनेट होके ये आपके चिंतन पक्ष में चला गया और ये प्रोसेस हो गया आपके लिए, और आप एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। देखिए कुल 5 ही निष्कर्ष बताए गए हैं दर्शन में। पहला है अस्तित्व जो है वो स अस्तित्व है, अकेले में कोई चीज नहीं है ना। दूसरी बात विकास क्रम, फिर विकास, जागृति क्रम, जागृति, यही 5 चीजें कुल समझ में आती है। ये भी बता दिया है कि आप इसी निग्रह बिंदु पर पहुंचेंगे।
तो मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष अर्थात समझदारी का समावेश होना चाहिए। मानव संचेतना का समावेश पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना अर्थात जो मानव में चयन आस्वादन की क्षमता है, मानव में जो तुलन विश्लेषण की क्षमता है, उसमें प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य, इसकी जो बात है, चिंतन चिंतन की जो चित्रण चिंतन की जो बात है ना, इसी प्रकार से बोध और रितंभरा की जो बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से अनुभव और प्रामाणिकता की जो बात करें, कह रहे हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए मनोविज्ञान में, है ना। अभी मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान देखिए मनोवैज्ञानिक कैसे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं क्या है ना। अब समस्या कहीं अंदर की है, मूल्यों का निर्वाह नहीं हो रहा है, संबंध कोई ठीक नहीं है, और हम चले गए किसी एंजाइटी में, है ना। और एंजाइटी भी क्या, वो विचार जो है वो लगातार दौड़ते चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि हमें चाहिए उस मूल्य का, हमें आस्वादन करना है ना। वो मूल्य हमें चाहिए, उसके बिना हमें पूरा नहीं पड़ता, खालीपन आ गया। उसके कारण से जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली उसमें एक एजिटेशन आ जाता है। तो स्टडी किसका कर पा रहे हैं, ब्रेन का स्टडी कर पा रहे हैं, फिर एक ऐसी दवाई दे देते हैं जो उस व्यक्ति को सुलाए रखती है, या ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है कि वो बात नहीं कर पाता, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, है ना। यदि आप ऐसे लोगों को जानते हो तो आप इस बात से सहमत होंगे ही कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और ये स्थिति बहुत खराब स्थिति है। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे हर एक केस को इनफैक्ट मैंने ऐसा ही देखा, ये मैं अपनी तरफ से 100% इस बात को रख रही हूँ, है ना, कि हर एक केस में ऐसा ही किया जाता है। और अंत में अंततोगत्वा हमें कोई उपाय मिलता नहीं, हमें सिर्फ यही उपाय मिलता है कि अपनी जो है स्वयं की एक दूरी बना लो, है ना। किसी भी जो जो व्यक्ति है जो आपको डैमेज कर रहा है, आपके साथ ठीक ठाक से नहीं बर्ताव कर रहे, तो आप क्या करते हो, अपनी एक दूरी बना लेते हो, आप कहीं छुप जाते हो, कहीं स्केप कर जाते हो, है ना। फाइट हम कर पाने की, अक्सर करके फाइट कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ये सब होते रहता है। ठीक है, तो सभी लोगों का समझदार होना, सभी लोगों इन पक्षों को समझना परम आवश्यक एक बात है। इसलिए कह रहे हैं इस शिक्षा का लोक व्यापीकरण, आप ही समझदार हो जाओगे और समझदार होके सुखी हो जाओगे, इस प्रकार की जो आदर्शवादी कल्पना है, बाबा जी कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा। सह अस्तित्व विधि से होगा, शिक्षा विधि से होगा, अकेले सुखी नहीं हुआ जा सकता है। जिसको बाबा जी ने कहा है सर्व शुभ में स्वशुभ समाया हुआ है ना। सबको आपको इसके लिए तैयार करना होगा। ठीक, तो कह रहे हैं मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष अर्थात समझदारी का समावेश होना चाहिए, मानव संचेतना का समावेश और पहचान होना चाहिए। अभी तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, अभी भौतिकवादी जो विधि से, जो साइकोलॉजी, आदर्शवादी विधि से साइकोलॉजी का बहुत अध्ययन नहीं है, फिर पहचान, और यहाँ पर जो है उसकी पहचान नहीं है, उसको डिनाई कर रहे हैं ना। तो अब डिनाई कर रहे हो तो स्टडी कैसे करोगे, और स्टडी करने जाओगे तो आपके पास प्रयोग विधि से, आपके पास कोई तरीके के माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप से आप उसको स्टडी नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं काली दीवार आ गई है, इसके आगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। मानव संचेतना में संवेदनशीलता संज्ञानशीलता दोनों वैभवित है ना। मानव संचेतना जो है उसमें दो बातें, एक संवेदनशीलता, क्यों, क्योंकि मानव क्या है, शरीर प्लस जीवन। जो शरीर है, शरीर को बनाए रखना किस विधि से होगा, तो संवेदनशीलता विधि से होगा। भैया कोई गर्म चीज है तो आपको हाथ हटाना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, आपको गर्म ठंडा, है ना। जितने हमारे 5 संवेदनाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे संवेदनशीलता को व्यक्त करने के लिए, है ना, संवेदनशील अपने शरीर को बनाए रखने में इसके अलावा तो कोई विधि नहीं समझ में आती है। तो मानव जो संचेतना है, मानव अर्थात शरीर प्लस जीवन, तो शरीर की एक हिस्सा है ना। शरीर के पोषण में मैंने आपको समझाया प्रिय हित लाभ, तीनों बातों की एक जगह है ना, उनकी आवश्यकता है। अब जो दूसरा पक्ष है संज्ञानशीलता वाला पक्ष, वो अभी वैभवित नहीं हुआ है ना, उसका वैभव कितना है, उसमें संज्ञानशीलता में कैसे संवेदनाएं नियंत्रित हैं, ये बात अभी मानव के अनुभूति में नहीं आई है, इसको आने की आवश्यकता है। अन्यथा क्या होता है, प्रिय हित लाभ से ही जो हमारी अरूपात्मक आवश्यकताएं हैं, है ना, जो प्रेम विश्वास सम्मान स्नेह की जो आवश्यकताएं, वो सोचते हैं कि वस्तुएं इकट्ठी कर करके, है ना, अधिक से अधिक प्रिय चीजें खा करके, खूब बॉडी बिल्डिंग करके, है ना, खूब अधिक से अधिक संग्रह करके, इस विधि से ये हो जाएगा, है ना। इसको बाबा जी ने कहा ये भ्रम है ना। यही कंफ्यूजन, जो जहां है नहीं वहां उसे आप पाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो वो आपको कभी मिलेगा नहीं।
अंत में आप देखेंगे जब बुढ़ापा नजदीक आने लगता है तो एक फ्रस्ट्रेशन लोगों को घेर लेता है। एक और चीज है, 40 की उम्र में उसको क्या बोलते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस। हाँ, मिड लाइफ क्राइसिस जैसी भी घटनाएं आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं, और आजकल तो मिड लाइफ क्राइसिस 28-30 साल में ही आने लग गया है। लोगों को इस सूझने लगता है कर क्या रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, तो कहीं पहुंच तो रहे नहीं है। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में भी आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। चलिए फिर कह रहे हैं दर्शन तो मानव संचेतना में संवेदनशीलता संज्ञानशीलता दोनों वैभवित हैं, इनका वैभव है ना। वैभव मतलब विभव जिसका है उसका वैभव है। विभव मतलब बने रहना, किसी भी चीज का बने रहना, वो बना ही रहता है। तो मानव संचेतना बराबर सूत्र लिख लीजिए, संवेदनशीलता प्लस संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता क्या है? जानना और मानना ही संज्ञानशीलता है। संवेदनशीलता क्या है? पहचानना और निर्वाह करना, यही संवेदनशीलता है। एक बार बच्चा चाय को छू लेता है, फिर सबको बोलता है गरम है, छूना मत, पूरे घर भर को बता के आता है। ये है संवेदनशीलता। पहचान गए, निर्वाह करना मतलब अब हमें वो चीज स्पष्ट हो गई, अब हम उसी तरह साथ व्यक्त होंगे। जी कृष्ण भैया। दीदी, पहचानना निर्वाह करना को अभी आप संवेदनशीलता बोल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि पहचानना निर्वाह करना तो बायो ऑर्डर में भी है और फिजिकल ऑर्डर में भी है, पर वहां संवेदनशीलता नहीं है। नहीं, पहचान निर्वाह नहीं, मैंने ऐसा बोला मानव में जो शरीर पक्ष है ना भैया, उसमें पहचानना निर्वाह करना शरीर पक्ष से ही होता है, ऐसा कहने का भाव है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा संवेदनशीलता से पहचानना निर्वाह करना कनेक्ट कर दिया मैंने, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। हाँ, उतना नहीं, मतलब मैंने ऐसे कहा शरीर पक्ष से पहचानना निर्वाह करना होता है ना। और ये जो है ना मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को जब आप पढ़ेंगे ना, तो पहले ही चैप्टर में इस प्रकार की बात है, पहले ही पन्ने में ही ऐसी बात है ना, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो मानव संचेतना में कह रहे हैं संवेदनशीलता का भाग जितना है वो प्रिय हित लाभ जो वृत्ति की जो 3 दृष्टियां है ना, उतने से वो पूरा होता है, उतना ही उसका क्षेत्र है। और जो न्याय धर्म सत्य है ना, ये संज्ञानशीलता वाला भाग है। आप पकड़ में आए आपको? संवेदनशीलताएं जो है वो संज्ञानशीलता में विलय हो जाती हैं। न्याय धर्म बोलिए बोलिए। मैं दीदी ऐसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये जो जीव अवस्था में अपन जाके देखें ना, तो मानने की क्रिया है और वहीं संवेदनशीलता शुरू हो रही है। वहां पर तो नहीं, उस जगह संवेदनशीलता से के नहीं साथ बोल रहे हूँ, समझ गई मैं। अच्छा, वहां पर ऐसा है कि प्राणावस्था पदार्थावस्था में निर्वाह करना और प्राणावस्था में पहचानना प्लस निर्वाह करना। और देखो ना भैया, अगर वैसे भी आप देखोगे तो शरीर जो है वो क्या है, प्राणावस्था की इकाई तो है समझ में आया? ये बात आपको पहुंची? हाँ हाँ, शरीर है तो प्राणावस्था की इकाई, तो लेकिन इसलिए पहचानना निर्वाह करना जो है वो संवेदनशीलता का भाग है। और मानना जो होता है ना, जिस भी जो जीवावस्था में जीवन है ना, वहां पर ही मानना शुरुआत होता है। ऐसा जैसे कुत्ता में, गाय में किसी को अपना मालिक मान लेता है ना वो। जैसे अगर किसी को उसने अपना मालिक मान लिया तो उसने बॉल फेंकी तो वो कैच करने जाएगा कुत्ता, और अगर किसी और ने फेंकी तो कहो उसके ऊपर भौंकने लग जाए। तो जो मानने की क्रिया है वो जीवन में ही है। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, तो मैं वही कह रहा हूँ, संवेदनशीलता के साथ ही मानने की क्रिया शुरू होती है, उसके पहले स्पंदनशीलता है बायो ऑर्डर तक। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो जो जीवावस्था में जिन इसमें क्या कहना चाहिए, जीवावस्था की जिन इकाइयों में जीवन है ना, वहीं पर मानना होता है, अन्यथा मानना नहीं होता। हाँ, तो तो वो दीदी उन्हीं में तो संवेदनशीलता को देखा गया है, बाकी में तो संवेदनशीलता को देखा भी नहीं गया, फिर उसको तो स्पंदनशीलता के आधार पर ही पहचानना। संज्ञानशीलता तो दीदी हायर ऑर्डर्स की बात है, जो वो केवल ह्यूमन ऑर्डर में है, सभी जीवों में नहीं। संज्ञानशीलता का जो भ्रूण रूप है ना, उसको हम जीवावस्था में देखते हैं, ऐसे जीवावस्था की इकाइयों में जिनमें जीवन उस शरीर को चला रहा है, जो सप्त धातुओं से रचित शरीर है। चलो दीदी, इसको ओपन रखते हैं, मुझे लगता है नहीं भैया, ये बहुत स्पष्ट है, इस बात को थोड़ा सा पकड़ लीजिए। मैं फिर से एक बार आपके लिए बोल देती हूँ। देखिए, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ठीक है, इसको क्या हुआ, हाँ, तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये 4 चीजें हैं। जो निर्वाह करना है ना,
वो पदार्थावस्था की इकाइयों में है, ठीक। उसके बाद जो प्राणावस्था में है, पहचानना और निर्वाह करना है ना, वो पहचान लेती हैं, उसके आधार पर निर्वाह करती हैं। तो जितनी भी समस्त जो इकाइयां है ना, मतलब ये जो भौतिक रासायनिक रचना है ना, हमारे मेधस तंत्र से लेकर के हमारा शरीर तक, किसी जीव जानवर का शरीर भी, ये सभी जो है भौतिक रासायनिक रचनाएं हैं। यहाँ पर जो शरीर के रूप में है वो पहचानना निर्वाह करना ही है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो जीवावस्था की इकाइयां हैं ना, जीवावस्था की इकाइयों में कहा कि मानना, पहचानना और निर्वाह करना तीनों चीजें प्रमाणित हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है भाषा। प्रमाणित हो जाते हैं मतलब सभी इकाइयों में नहीं, है ना। जीवावस्था में भी एक क्रम है, एक अनुक्रम है, एक के बाद एक के बाद एक जो इकाइयां आई हैं। तो जीवावस्था की जो अधिकतम रचना है उसमें वहां पर मानना प्रमाणित हुआ है, मतलब वहां पर कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो सप्त धातुओं से रचित शरीर हैं, उनको जीवन चलाता है। तो जीवन में मानने की क्रिया वहां पर प्रस्फुटित है, वहां पर उसका प्रकटन दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कहा मानना वहां पर प्रमाणित है। यहां पर कहा जानना प्रमाणित है। तो अभी जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये बाबा जी एक व्यक्ति ऐसा उन्होंने कहा, उद्घोष किया कि हमारे में ये सारी चीजें प्रमाणित हो गई, इस आधार पर ये मानव परंपरा में भी प्रमाणित होगा। अब पहुंची आप तक बात? दीदी नहीं, अभी भी बात वहीं रह गई है। अच्छा, एक्चुअली दीदी, स्पंदनशीलता जो है बायो ऑर्डर का पार्ट है। हाँ। और फिर संवेदनशीलता है जो जीव अवस्था के साथ शुरू हो जाता है, और संवेदनशीलता के साथ संज्ञानशीलता है जो ह्यूमन ऑर्डर में और ऐड होता है। आप तो जो भैया स्पंदनशीलता और संवेदनशीलता एक ही बात है ना? नहीं, अलग है दीदी। स्पंदनशीलता तो श्वसन प्रश्वसन है। आप संवेदनशीलता किसको मान रहे हैं? चलिए सुन लेते हैं आपसे। अ, आपके हिसाब से संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? दीदी वही सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होता है। संवेदनशीलता संवेदनाओं को पढ़ना। हाँ, उसको संवेदनाएं क्या है भैया? एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ रहा है, हम्म। यानी कि जो संवेदना, जैसे हमारे शरीर पर बाहरी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो हम्म। वो संवेदना है। फिर उस संवेदना को हम पढ़ते हैं, जीवन हम्म। पढ़ते नहीं, हम अपनी बात मत करिए, अभी आप उसको प्राणावस्था की इकाई तक रख लीजिए, है ना। तो कैसे पड़ती हैं? जैसे कोई किसी पर भी ताप आता है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं ना। हैं। हाँ, तो दीदी वो तो पहचानना और निर्वाह करना से हो रहा है। वो पहचानती है और निर्वाह करती है। मैं तो आपकी बात को कह रही हूँ, है ना। हम्म। है ना। तो दीदी मैं और इस पे आप थोड़ा थोड़ा सोच। विचार करिए, हाँ हाँ, विचार करिए, इसको हम ओपन रखते हैं और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, वो धीरे से ठीक। पचेगा आपको, है ना। जी दीदी। कोई एक शब्द है जो आपके लिए वो हो रहा है, ओवर क्लैशिंग कुछ चल रही है वहां पर, है ना। अभी यहाँ पर ये बात को रखिए कि मानना प्रमाणित हुआ है ना, प्रमाणित होना एक बात है। चलिए। एक्चुअली एक यूएचवी का चार्ट है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, फिर उसके बाद और 100%। अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि कृष्ण भैया आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, है ना। इस पर बाकी लोगों को भी हम कहेंगे आइए जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। चलिए, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? मानव संचेतना में संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता दोनों जो है वो वैभवित है ना, अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकाशित है। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए, है ना। जो अब भाई अभी तो फिलहाल ये बात नहीं है, लेकिन बाबा जी के रूप में एक प्रमाणित व्यक्ति है जिन्होंने दर्शन शास्त्र को हमें पढ़ाया है, वस्तु के रूप में बात आ गई है। इस पथ पर, इस रास्ते पर लोग चल रहे हैं, और बहुत जल्दी संभावना है कि वो अपने आप को प्रमाणित भी घोषित करेंगे जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे। और प्रामाणिकता का अर्थ क्या, हमने इस बात की अनुभूति की है, हमें इस बात का अनुभव हुआ है। जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं आएगी। अतः मानव समझदार हो सकता है। समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। अब यहां पर दो नए शब्द आए कि समझदारी के लिए जो संपूर्ण अस्तित्व है वो क्या है? सहज, मतलब ऑटोमेटिकली प्रकटन हुआ है, उसको कहा सहज। समीचीन मतलब नित्य वर्तमान है ना, सदा सदा हमें उपलब्ध है। इसको आगे समझाया गया है। अतः मानव समझदार हो सकता है और समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूं, सीखा हूं, किया हूं, जीता हूं, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूं, है ना। तो बाबा जी आचरण को प्रमाण कहते हैं, मतलब यदि मुझे कोई बात समझ में आई है तो
हर एक ह्यूमन बीइंग है ना, यदि उसको समझ में आई है तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक, तो मानव समझदार हो सकता है। और कह रहे हैं यदि प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है, मतलब प्रमाणित कैसा होता है, तो जो समझा हूं, सीखा हूं, किया हूं, जीता हूं, उसको समझाने, सिखाने और कराने में मैं प्रमाणित होता हूं। इन तीनों विधा में हमें प्रमाणित होना जरूरी रहा है। चौथा और कोई प्रकार नहीं है। तीन विधा कौन सी? समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना और करे हुए को कराना। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है। किसी भी बात को समझने में, है ना, तार्किक रूप से हम समझ गए, है ना, उसको समझने समझने में ये जरूरी बात है। सॉरी, नीचे हो गया। ठीक है ना, समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना और करे हुए को कराना। चौथा और कोई प्रकार नहीं है। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है। सीखने करने में थोड़ा कमी चल सकती है। अभी तक हम सीखने, करने, कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिए हैं, है ना। जो सीखने सिखाने का भाग है, करने कराने का भाग है, प्रिय हित लाभ दृष्टि के चलते, है ना, उतने से ही जो शरीर वाला हिस्सा है ना, उसमें हम काफी लंबी यात्रा कर आए हैं, किंतु समझने के क्रम में शून्य है। जो संज्ञानशीलता वाला पक्ष है वो हमारा भरा नहीं है। सीखने, सिखाने, करने कराने को ही हम सर्वोपरि मूल्य बताते हैं, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसी को बताते हैं। इससे ना कोई समाधान मिला, ना मानव को कोई राहत ही मिला, कहीं ना कहीं हम फंसते ही रहे। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे कोई सर्वतोमुखी समाधान निकल आया, ऐसी जगह पर हम नहीं पहुंचे। ना मानव को कोई राहत ही मिला। मानव मतलब पूरी मानव परंपरा को, एकाध मानव की हम बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फंसते ही रहे हैं। अतः अब मानव को अपने में विश्वास और संपूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई है ना। चूंकि हम फंसते ही रहे तो स्वाभाविक रूप से आवश्यकता हमें बनती है। मानव अपने अध्ययन अभ्यास के बाद ही समझदारी में प्रमाणित होना बनता ही है ना। कह रहे हैं अपने, एक बार हमने अध्ययन कर लिया, जो हमारा चैतन्य पक्ष है, जो हमारा शरीर पक्ष है, इसका भी अध्ययन हो गया। इसके फलस्वरूप अपने आप अध्ययन और अभ्यास के बाद, है ना, मानव ने अपना अध्ययन किया, प्रकृति का अध्ययन किया, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सह अस्तित्व का अध्ययन किया, व्यवस्था का अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप समझदारी में प्रमाणित होना बनता ही है। आदर्शवादी और भौतिक विधि से इसको करना नहीं है ना, ऐसा बनता है। आदर्शवादी और भौतिकवादी विधि से विधि में मानव का अध्ययन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। आदर्शवादी विधि में देवी देवता ईश्वर को सर्वोपरि माना और मानव जो है वो पीछे रह गया। देवी देवता ईश्वर को समझने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दिया गया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया। प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया, अर्थात यंत्र प्रमाण हो गया, है ना। कोई भी यथास्थिति का जो वर्णन है वो यंत्र विधि करेगा, यंत्र करेगा, ऐसी बात। आदर्शवाद में ग्रंथ, किताब, वांग्मय प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण हो गया कुल मिलाकर के, और भौतिकवाद में यंत्र प्रमाण हो गया। किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए, है ना, उसका प्रूफ कौन देगा? तो मशीन प्रूफ देगी। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया, है ना। कितनी सुंदर बात कही। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया। आदमी की जो, उसका जो मूल्य है ना, उसका जो सटीक प्रयोजन है, उसका जो कार्यक्रम है, वो सबका अध्ययन नहीं हुआ। आदमी का अवमूल्यन हो गया। आदमी कोई कमतर वस्तु है, समझ नहीं सकता, है ना। मैं मूर्ख खल कामी, ऐसी जगह पर हम फंस गए और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह से हम किसी भ्रम में फंस गए और उसका ही उपयोगी, मतलब पूरक होते चले गए ना। हर एक भ्रमित व्यक्ति आगे भ्रम को ही प्रचार प्रसार में लग गया। प्रचार प्रसार किस विधि से होता है? परिवार में होता है, शिक्षा विधि से होता है। इस तरीके से ये हम पूरक भी हो गए। इस तरह मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ,
प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गद्दी देते रहे हैं। सभी गद्दी मतलब राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी, इसको बाबा जी गद्दी कह रहे हैं ना। किंतु उद्धार का प्रमाण न हो पाया, ऐसा कितने दिन चलेगा, है ना। तो कह रहे हैं, सभी आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई शिक्षित कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना, या किसी के पास खूब सारा पैसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हुआ नहीं। विकल्प रूप में यहाँ मानव के उद्धार का मूल स्रोत है समझदारी, है ना। क्या कह रहे हैं? मानव के उद्धार का मूल स्रोत क्या है? समझदारी। सबसे बड़ी गद्दी है शिक्षण संस्था, उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिए। चैतन्य के अध्ययन के बिना सह अस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा? ये दोनों भाग शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा वांग्मय में, शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है। दूसरा, मानव मनोविज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए मानव संचेतना समझ में आता है, प्रमाणित हो जाता है और इसकी आवश्यकता भी समझ में आती है। इसलिए संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। तीसरी बात, दर्शन शास्त्र के साथ प्रामाणिकता होनी चाहिए। अभी तक हम मानते रहे हैं कि मानव पढ़ा और पढ़कर सुनाया तो विद्वान हो गया, जबकि ये विद्वान हुआ नहीं रहता है। विद्वान समझदारी का स्वरूप है और विद्या अपने आप में अस्तित्व सहज है। जो विद्वान है वो क्या है? समझदारी का स्वरूप, जीता जागता एक प्रमाण है ना। मानव मतलब शरीर के साथ समझदार कौन होगा? समझदारी कहाँ होगी? जीवन पक्ष में होगी, आपके चैतन्य पक्ष में होगी, और उसका प्रमाण रूप में ये जो व्यक्ति है उसको कह रहे हैं विद्वान, है ना। जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कह रहे हैं विद्वान। और विद्या जो है अपने आप में अस्तित्व सहज एक बात है ना, सह अस्तित्व सहज एक बात है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। चलिए, तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा में चैतन्य पक्ष का अध्ययन नहीं हुआ? और अगर हुआ रहता, है ना, मान लीजिए आप जो चैतन्य पक्ष का अध्ययन है, या जिसको अभी आप जिसको भी मान लीजिए न्याय धर्म सत्य जैसी कोई बात मान रहे हैं, यदि वो हुआ रहता तो बताइए कैसा रहता, क्या अच्छाई आपके जीवन में घट जाती? धन्यवाद निमिषा दीदी, जितेंद्र भैया, बताइए सभी लोग, है ना। मैं आह्वान करूंगी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी जितेंद्र भाई। जी दीदी जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार। इसमें अगर चेतन पक्ष का अध्ययन हुआ होता तो हमारा जो अधूरापन है वो नहीं रहता, जो खालीपन है वो नहीं रहता, और हम अपनी आवश्यकताओं को जो 5 संवेदनाओं से पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, वो पूरी हो जाती। हम जो प्रेम की चाह या जो संतोष की, शांति की और विश्वास की जो कामनाएं रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और वो पूरी नहीं होती हैं, वो पूरी हो जाती क्योंकि हम उसको समझ पाते हैं। कल शाम का भी सत्र में आपका सुन रहा था, तो उसमें जो मतलब अभी तक मुझे भी ये क्लियर नहीं था कि असंतोष क्यों होता है, तो आपने उसमें बताया था कि जो वृत्ति पक्ष हमारा रहता है, तो उसमें ये सब चीजें, जो भाव पक्ष हमारा अधूरा रह गया, उसी के कारण असंतोष रहता है। तो वो चीज से लगा कि हाँ, ये अधूरापन इसी कारण से है। और ये बात सही है कि मैंने भी जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो वहाँ जो हमारी कौशल शिक्षा ही है, ये भाव पक्ष की शिक्षा कहीं है नहीं, है ना, चेतन पक्ष का अध्ययन नहीं हुआ है। तो ये शिक्षा संस्कार में होना जरूरी है। ये बाबा जी ने ध्यान आकर्षित कराया, उनके प्रति कृतज्ञता। और आप भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और बाकी लोग बताइए, यदि आपकी शिक्षा में, हम देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे लोग इंजीनियर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बैठे हुए हैं, है ना। जरा बताइए, निमिषा दीदी बताइए, निमिषा दीदी डॉक्टर है। निमिषा दीदी, शरीर को ही जीवन माने हुए हैं तो शरीर विधि से जीते हैं जो सीमित है, पर जीवन निरंतर है। सही बात है। वही फिर डॉट किया है दीदी, बहुत सारा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े में बताए तो जीवन सुख चाहता है, समाधान चाहता है, शांति चाहता है। ये जो शांति वाला पोर्शन है, और जो शरीर विधि से जीते हैं वो लिमिटेशंस है उसके एक। तो वो निरंतरता का जब तक पता नहीं चलेगा तो सीमित वस्तु से सुख पा लेना, और उसके अराउंड ही हमारा प्रियहित लाभ जुड़ा रहता है ना।
तो न्याय धर्म सत्य जो निरंतर है, वो नियंत्रित विधि से समझ नहीं आता है। तो जीवन का अध्ययन बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में जीवन का कोई पठन अध्ययन होता नहीं है, और उसके लिए बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और चर्चाएं यानी विवाद होते रहते हैं। तो प्रस्ताव रूप में ये सी चीज अभी लॉजिकली प्रस्ताव रूप में रखना बहुत जरूर है, जो अभी तक लॉजिकली भी नहीं हो पाया है। उसके ऊपर बहुत सारे भौतिकवादी लोग चर्चाएं करते हैं कि ये है, ये नहीं है। आदर्शवादी विधि में भी यही कंफ्लिक्ट बना रहता है, घरों में भी यही बातें होती रहती है। तो कुछ मतलब शिक्षा विधि में वो आया ही नहीं है। पूरा शिक्षा का प्रस्ताव पूरे वर्ल्ड में देख लो, या गुरुकुल्स में भी देख लेते हो, गुरुकुलों में भी यही बातें, मतलब घर में कुछ अलग हो रहा है, गुरुकुल में अलग हो रहा है। तो बच्चे की मान्यता ऐसी बनती है कि ये सब मुद्दे पे अभी आगे बढ़ना नहीं है, हमारा प्रिय इतलाफ बना रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसी एक मान्यताओं के साथ बच्चा अपना जीवन आगे चलाता है ना। और भाषाभास रूप में वो बना रहता है कि कुछ तो रहस्यमय बात है। तो सही वो बात। कंफ्लिक्ट में वो शोध रूप में अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारा ही किस्सा ले ले, हम लोग भी ऐसे ही आए हैं ना। तो जीवन की निरंतरता है, और जीवन वास्तविक रूप में क्या है वो प्रस्तावित रूप में नहीं रखा गया है, इसलिए ये सब चीजें अभी हो रही है। तो रखना चाहिए और होना चाहिए, और 100% इसका रिजल्ट आता है, वो भी हमें पता चलता है, साइकोलॉजिकली अपने में हम देख सकते हैं, है ना। जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यदि स्वनिरीक्षण करूं, है ना, और पीछे के अपने जो यात्रा है, जीवन यात्रा, उसको थोड़ा देखा जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार मैंने गलत किया, है ना, बहुत बार ठीक से संबंधों में निर्वाह नहीं कर पाया, और हमको ये पता ही नहीं चला हम गलत कहाँ हो गए। हमें ये पता ही नहीं चला कि किसी भी संबंध में जहाँ संबोधन है ना, उस की मैं बात कर रही हूँ, उस संबोधन में मुझसे वास्तव में क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे ये कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। निर्वाह करने की योग्यता तो हमारे अंदर नहीं आई, है ना, उसके फलस्वरूप, क्योंकि समझ में ही नहीं आया तो निर्वाह क्या करेंगे। तो कई बारी मैंने ये देखा कि बहुत सारे संबोधन जो संबोधन के रूप में बताया गया, ये मामा है, ये मामी है, ये है, ये है, ये है, लेकिन हमें निर्वाह करना कहीं ना कहीं दबाव पूर्वक एक निर्वाह रहा कि ऐसा तो होता ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं तो समाज में रहोगे कैसे, इस तरीके की बातें होती नहीं। जो हमारे जैसे थोड़े से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं जाओ हम नहीं करेंगे, है ना, या हमको नहीं स्वीकार हो रहा, हम दबाव को नहीं स्वीकार करते, तो वो फिर क्या होता है कि एकदम अलग थलग हो जाते हैं, है ना। हालांकि जानने का प्रयास, समझने का प्रयास चलते ही रहता है, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में भी यदि आप देखेंगे ना, बहुत सारे दबाव को झेलने के लिए जब तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति, तो हम कहते हैं ये बिगड़ गया है है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको समझाओ। समझाने के लिए कंटेंट हमारे पास नहीं रहता, है ना, वो बात को हम कम्युनिकेट नहीं करा पाते। और हमने हमारे बड़ों में जब हम प्रश्न पूछते तो कम्युनिकेट नहीं होता था, तो बेचारे वो भी कहते थे हमको समझ नहीं आ रहा, हम ये बात को कैसे समझाएं। समाज का प्रस्ताव भी डर से, एकदम सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं भय, प्रलोभन, आस्था विधि से नियंत्रित करने का एक प्रयास सतत बना रहता है। और बताइए भाई, हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, और लोग बताइए। आप अपने में देखिए, इसको थोड़ा स्व निरीक्षण कीजिए कि आप जो हैं कहाँ कहाँ फंसे उसकी वजह से ना, कहीं 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 तो फंसे ही होंगे ना, अभी तक बिना फंसे तो यहाँ तक नहीं पहुंच गए, तो कहाँ फंसे, है ना। बताइए मितेश भाई, बताइए विलास भाई, बताइए जयंत भाई हैं, वृशाली जी हैं, संध्या दीदी हैं, भरत भाई हैं, बताइए सभी लोगों में से ना। जी विलास भाई। हाँ हाँ दीदी, मैं देख पाया था कि जैसे अभी आपने बताया भी कि जो पढ़ लिया वो सुना दिया, तो उसी को ज्ञानी मान लिया। तो जैसे अभी हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, जी तो हमें पता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो अब जो है आजकल तो 1 हफ्ता तो बहुत हो गया, 2 या 3 दिन पढ़ते हैं और एग्जाम में जाके उल्टी कर देते हैं एक तरह से। सही है। तो वो बताना भी जो है वो गलत हो गया है। आई थिंक मेडिकल में थोड़ा बहुत फिर भी ये कि प्रैक्टिस है, इसलिए थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड है। बाकी इंजीनियरिंग में हालत तो ज्ञानी मानना मुश्किल ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। तो सही प्रिय हित बात। लाभ के हिसाब से ही पढ़ना है, उन्हें ये पता है बस कि जितना ज्यादा पैसा अपन आ सकता है और किस शॉर्टकट से आ सकता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है, सही बात है, हमने भी यही किया है इंजीनियरिंग वगैरह में, है ना।
थोड़ा बहुत समझ के रूप में बात रही, वो अच्छी बात थी। मतलब मैं तो खैर मन लगा के पढ़ती थी, पर अधिकतर लोग ऐसा ही करते थे। और अधिकतर सब्जेक्ट जो हमको कभी प्रिय नहीं लगे या हमारे कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाए, तो हमने भी यही किया कि हमारी ए ग्रेड आ जाए, बस काम खत्म हो। उसके बाद वो जीवन से नहीं जुड़ा, हमारे हमारे जीने में नहीं जुड़ा। तो आजकल के हों चाहे पिछले समय के बच्चे हों, सभी बच्चों ने यही किया है ना। मैंने आपको बताया था, एक आयुर्वेद की किताब में पढ़ रही थी, शायद चरक संहिता है संभवतः, उसमें प्राकथन में लिखा है, जो महर्षि है वो लिख रहे हैं, या अष्टांग हृदय में, मुझे नाम एग्जैक्ट मैं भूल गई हूँ, उसमें लिख रहे हैं 2500 साल पहले जो किताबें लिखी, उसमें प्राकथन में लिखा है आजकल के बच्चे ठीक नहीं है और पहले के जमाने के बच्चे अच्छे होते थे। वो मेरी लाइफ का सबसे जबरदस्त वो वाकया था कि 2500 साल पहले भी खराब ही थे, आजकल तो कह रहे, मुझे लगता है अष्टांग हृदयम है उसके ही प्राकथन में, क्योंकि अष्टांग हृदयम में जो महर्षि वाग्भट है, उन्होंने इस बात को रखा है, मतलब सिंप्लीफाई किया है सारी जगह से सूत्रों को लेकर के। तो वो कह रहे सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को डीप में जाने की आदत नहीं है। ढाई इतने हजार साल पहले भी, इतने यही 2500 लिखा है। साल पहले भी यही स्थिति है, तो फिर अभी तो और ज्यादा बुरी होते जा रही है। मतलब क्या है कि डिग्रेडेशन पूरा तरह से हो रहा है। इसको बाबा जी के एक सेंटेंस से जोड़ सकते हैं। बाबा जी एक जगह लिखते हैं कि एक सर्टेन उम्र के बाद, सर्टेन एज के बाद हर मानव अपने को समझदार माने ही रहता है। तो हम हमारी पिछली पीढ़ी को हमेशा नासमझ ही मानते हैं, लेकिन हम ही वहां से आए हैं, वो हमें पता नहीं रहता है ना। तो ये सेंटेंस काफी 2000 साल पहले भी इतना ही सटीक था जो अभी है ना। एकदम सटीक बात निमिषा दी। अगली बात जो मैं कहने वाली हूँ वो भी यही है कि मैंने अपने स्वनिरीक्षण में एक बात और पाई कि चूंकि हमको कोई, जब हमारी कोमल उम्र थी जहां हम चीजों को सुनने जानने के लिए जब पूछ रहे थे, तो हमारे में जब वो पक्ष नहीं भरा ना, एक समय के बाद हमने अपने आप को समझदार मान लिया, और जब कोई हमारी गलती की तरफ हमारा ध्यानाकर्षण कराता या कोई अपेक्षा को हमें कम्युनिकेट करता, तो जानते हैं बहुत रिजिडिटी को मैंने महसूस किया है कि उसको सुनने के प्रति एक कहीं ना कहीं जस्टिस से आंख हट गई, ध्यान हट गया, जस्टिफिकेशन की तरफ लग गया। तो ये पीड़ा को भी मैंने महसूस किया है, चूंकि हमें यथा संभव यथा समय पर बातें हमसे नहीं करी गई, है ना। तो एक ये बात मेरी तरफ से। और बढ़िया, ठीक है ना। तो 8:32 हो गए, और मैंने ऐसा भी अभी सोचा है कि समय से सत्र को शुरू किया जाए और समय से ही सत्र को समाप्त कर दिया जाए। आने वाले शुक्रवार को श्री अजय जैन जी हमारे साथ होंगे और भौतिकवाद, आदर्शवाद और सह अस्तित्ववाद की एक कंपैरेटिव स्टडी को प्रस्तुत करेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो बने रहिए और कल मिलते हैं ठीक सुबह 7:30 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिहर। धन्यवाद।